दोस्तों, आपका जेडीएसटी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं पठन विकार से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और पठन विकार से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन लड़ ही जाता है। तो आप मेरे वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करें। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? जब लिखावट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्योंकि डिस्ग्राफिया याद करने का तरीका है कि ग्राफ में जब ग्राफ खींचेंगे तो यानी लिखेंगे तो लेखन विकार जो होगा उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास करना डिस्लेक्सिया कहलाता है। यानी पठन विकार कहने का मतलब जब लड़का वर्ड को सही तरीके से नहीं पढ़ पाता तो उसको पठन विकार कहते हैं। पठन विकार को डिस्लेक्सिया कहते हैं। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है तो भाषा अवबोधन से संबंध विकार भाषाघात होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम होती है। जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं वे लेखन विकार से ग्रसित होते हैं। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या होती है। जिन बच्चों को डिस्लेक्सिया होता है और ठीक से किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। डिस्मीथिया क्या है? डिस्मीथिया गंभीर तनाव की अवस्था होती है। गणित को समझने की अशक्तता है। जब लड़का गणित नहीं समझ पाता है तो इस विकार को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से लिखने की समस्या से संबंधित है। जब किसी लड़के को लेखन संबंधी विकार होता है तो उसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है ताकि आपके मानसिक पटल पे हमेशा बना रहे। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता कौन सी है? तो मौखिक रूप से सीखने की जो अशक्तता होती है, मौखिक रूप से कोई लड़का नहीं सीख पाता, अक्षम होता है, उसको अफेजिया कहते हैं। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है? तो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति रुडोल्फ गायकल हैं, जो 1590 ईस्वी में सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किए थे। सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती हैं। जब दो व्यक्ति हों और आपस में परस्पर संबंध क्रिया करें तो उसको सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। यानी समाज में होने वाले लोगों के बीच क्रिया को सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। समाज में वो क्रियाएं कैसे हो सकती हैं? सहयोग के द्वारा हो सकती हैं, सहानुभूति के द्वारा हो सकती हैं, त्याग और बलिदान के द्वारा हो सकता है। यानी सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान ये सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का विज्ञान होता था। लेकिन आधुनिक काल में क्या होता है? आधुनिक काल में व्यवहार का विज्ञान हो गया। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या क्या कहा जाता था और यह किसने कहा? 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान या पोम्पोनाजी मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था।
मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो पोम्पोनाजी थे। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था। चेतना का विज्ञान किसने कहा था? तो विलियम जेम्स ने। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था। व्यवहार का विज्ञान सर्वप्रथम वाटसन महोदय ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थॉर्नडाइक ने 1903 ईस्वी में लिखी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स, धन्यवाद।